With increasing number of COVID positive cases, concept of home isolation has become important again. To avoid overwhelming of hospitals, it's better कि जो माइल्डली सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको घर पे ही रखा जाए और वही केस हॉस्पिटल में पहुंचे जिनको रियली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि क्या हर किसी पेशेंट को हम होम आइसोलेट कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को होम आइसोलेट किया जा सकता है जिनमें सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड हैं या जो टोटली एसिम्टोमेटिक हैं। माइल्ड सिम्टम्स से हमारा मतलब है कि जिनको फीवर जो है वो 100 से कम है, कोई भी एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी नहीं है और उनके पास अपने घर में होम आइसोलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। लाइक उनके पास एक सेपरेट रूम विद वॉशरूम अवेलेबल होना चाहिए। बड़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे पास 2 रूम्स तो हैं बट वॉशरूम एक है, तो ऐसे पेशेंट को हम होम आइसोलेट नहीं कर सकते। उसके पास पूरा सेट अपना रूम और वॉशरूम सेपरेट अवेलेबल होना चाहिए। और जो पेशेंट जिनकी उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा है उन लोगों को हम होम आइसोलेट नहीं कर सकते विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट देयर ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफाइंग दैट दे आर फिट फॉर होम आइसोलेशन। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, या वो पेशेंट्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिनकी कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या जिनमें कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को भी हम उनके ट्रीटिंग डॉक्टर की सर्टिफिकेशन के बिना होम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अब पेशेंट को जब होम आइसोलेट करते हैं तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अपने आइसोलेटेड रूम में तो पेशेंट चला गया, बट उस रूम में उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो वो रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और पेशेंट को हर समय ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनना है। क्वेश्चन ये होता है कि अब तो अकेला रह रहा है इंसान, तो उसको मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है? वो उसमें वायरस लोड जो है वो कॉन्टिन्यूसली शेड हो रहा है, वो अपना वायरस बाहर दे रहा है थ्रू रेस्पिरेशन, थ्रू एरोसोल्स। तो वो बाकी जो केयर टेकर है उसका, जब वो केयर टेकर उसकी केयर करने आए, उसके रूम में कुछ भी सामान देने आए, तो उसके एक्सपोजर को मिनिमाइज करने के लिए जो आइसोलेटेड पेशेंट है उसे हमेशा ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनना ज़रूरी है। और हम उसी पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हैं जिसके पास कोई केयर टेकर है। कोई पेशेंट्स होते हैं जो अकेले रह रहे हैं, उनके पास सेपरेट रूम भी अवेलेबल है, सेपरेट वॉशरूम भी अवेलेबल है, बट उनके पास कोई केयर टेकर नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम होम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि फुली वैक्सीनेटेड है और उस पेशेंट के पास 24/7 अवेलेबल है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए या उसकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई 24/7 केयर टेकर उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, वही पेशेंट होम आइसोलेट हो सकता है। अब जो सर्जिकल मास्क पेशेंट ने पहन रखा है उसको डिस्कार्ड उसको कैसे करना है और कब कब करना है? जैसे हम जब ब्रीथ करते हैं तो वाटर वेपर्स निकलते हैं और वो मास्क कॉन्टिन्यूसली गीला होता रहता है। तो अगर वो मास्क अंदर से गीला हो गया पूरा तो उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि हर पेशेंट को जो कि सर्जिकल मास्क अपने रूम में पहन के बैठा है, 8 घंटे के बाद वो मास्क डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। और मास्क डिस्कार्ड ऐसे ही डस्टबिन में नहीं फेंकना है, उस मास्क को डिस्पोज करने का भी एक तरीका है। उस मास्क को काट के डिस्पोज ऑफ करना है और कोशिश करनी है कि एक अलग से प्लास्टिक बैग या पेपर बैग लेके 72 आवर्स तक उसी में रखा जाए और उसके बाद जनरल वेस्ट में डाला जाए। क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो यूजुअली मास्क और ये ग्लव्स वगैरह हम येलो कलर के बैग में डालते हैं क्योंकि ये एक बायोमेडिकल वेस्ट है। और बायोमेडिकल वेस्ट क्योंकि घर में उसको वैसे डिस्पोज ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, तो जो मास्क पेशेंट काट के फेंकेगा उसे एक अलग लिफाफे में डाल के रख सकता है, जिसको कि 72 आवर्स के बाद हम जनरल वेस्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं। और अगर केयर गिवर उसके रूम में आ रहा है तो दोनों को, केयर गिवर को भी और पेशेंट को भी N95 मास्क पहनना है। आइसोलेटेड पेशेंट जो है उसको फ्लूइड्स अच्छी क्वांटिटी में लेने हैं, रेस्ट करना है और हर टाइम पे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करने हैं। हैंड हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करनी है और जो भी फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस हैं, जैसे बेड पे है, अगर वो बेड के साइड टेबल्स हैं, बॉटल्स हैं, उनको वो टच कर रहे हैं, उनको रेगुलरली सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने के लिए हम 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन
पेशेंट्स को प्रोवाइड भी करते हैं और फ्रीली मार्केट्स में भी अवेलेबल है। फ्रीक्वेंटली टच्ड आइटम्स हमेशा सैनिटाइज्ड होनी चाहिए और पेशेंट को अपनी जो पर्सनल आइटम्स है किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। पर्सनल आइटम्स लाइक जिन बर्तनों में वो खाना खा रहा है दे आर हाईली इन्फेक्शियस। जो वेस्ट फूड है दैट इज हाईली इन्फेक्शियस, उसको अलग से अलग डस्टबिन में डालना है। और जो बेडशीट का सवाल है, कई लोग कहते हैं कि बेडशीट हम डेली धोते हैं। बेडशीट डेली चेंज करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसको पेशेंट ही यूज कर रहा है, तो दैट कैन बी वॉश्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और अपना टेम्परेचर और SpO2 दिन में 4 बार जरूर मॉनिटर करनी है। और अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा जा रहा है तो पैरासीटामोल लेनी है। अब केयर गिवर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? केयर गिवर पहले तो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए और 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। Whenever caregiver contacts positive patient, he should wear triple layer mask, surgical mask और N95 मास्क। और मास्क को डिस्कार्ड हमेशा काट के करना है और 72 आवर्स तक उसको एक पॉलीथीन बैग में या एक पेपर बैग में डाल के रखना है। उसके बाद ही उसको जनरल वेस्ट में डिस्कार्ड करना है। हैंड हाइजीन का हमेशा ध्यान रखना है। हैंड्स को हम सोप एंड वाटर से वॉश कर सकते हैं फॉलोइंग सुमन के टेक्निक। सुमन के इज कि यू हैव टू फर्स्ट वॉश सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा एंड देन नेल्स और एंड में कलाई। सुमन के ये स्टेप्स हैं याद रखने के लिए ताकि कोई भी मिस ना हो हैंड वॉशिंग में स्टेप। एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर भी यूज किया जा सकता है, बट उसमें मिनिमम 70% एल्कोहल होनी चाहिए। और केयर गिवर को डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट, स्पेशली जो उसके माउथ से सिक्रीशंस हैं या नोज से रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस निकल रही हैं, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के ही पेशेंट को हैंडल करना है और अपना एक्सपोजर जितना कम से कम हो सके वही रखना है। और जो भी कंटेमिनेटेड आइटम्स हैं उनको पहले सैनिटाइज करना है, उसके बाद वॉश करना है। फूड जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं वो रूम में ही प्रोवाइड करना है और जो बर्तन है वो इमीडिएटली सोप एंड वाटर से साफ करके अलग रख देने हैं। और वेस्ट डिस्पोजल का भी ध्यान रखना है। इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल शुड बी एंश्योर्ड। इफेक्टिव से क्या मतलब है कि ये जो ग्लव्स हैं, जो हमारा मास्क है, इसको जनरल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना है। 72 आवर्स तक इनको पेपर बैग में अलग से रखना है, फिर ही जनरल वेस्ट के साथ इसको डिस्पोज ऑफ करना है। नाउ व्हेन टू सीक मेडिकल सपोर्ट, कब हमें मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ सकती है, क्या डेंजर साइंस हैं जबकि पेशेंट को अपना होम आइसोलेशन खत्म करना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है इमीडिएटली। पहली चीज है, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प चाहिए उसको। सेकेंड है कि अगर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर मीन्स फीवर 100 से ज्यादा हो रहा है उसको और 3 दिन से पैरासीटामोल मैक्सिमम डोज में लेने के बाद भी उतर नहीं रहा है, लाइक वो पैरासीटामोल 650 3 दिन 4 बार दिन में ले रहा है 3 दिन से, फिर भी उसका जो फीवर है 100 से नीचे नहीं आ रहा है, तो दैट इज ए डेंजर साइन। इमीडिएटली मेडिकल सपोर्ट चाहिए। और अगर सैचुरेशन फॉल कर रही है, 93% से अगर सैचुरेशन फॉल करती है तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प चाहिए। अगर चेस्ट में प्रेशर फील होता है, परसिस्टेंट पेन है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, मसल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं, इसमें इमीडिएटली मेडिकल सपोर्ट चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन किसी तरह की नहीं करनी है। सेल्फ मेडिकेशन में भी हार्मफुल। अगर किसी कोमॉर्बिड पेशेंट को होम आइसोलेट किया गया है विद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तो जो मेडिसिन अपनी कोमॉर्बिडिटी के लिए पेशेंट ले रहा है वो कंटिन्यू करनी है। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेनी है। सेकेंड वेव में देखा गया था कि बहुत सारे पेशेंट्स HRCT करवाने के लिए खुद ही जा रहे थे, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी टेस्ट को भी नहीं करवाना है। होम आइसोलेशन में मिनिमल एक्सपोजर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना है। तो दूसरी तरफ से पेशेंट खुद अगर HRCT करवाने लैब में जा रहा है तो कितने सारे पेशेंट्स को इज पुटिंग एट रिस्क। अब एक और पॉइंट आता है कि होम आइसोलेशन पीरियड कितना है, कब खत्म करनी है होम आइसोलेशन। इनिशियली ये 17 डेज होता था, फिर ये 10 डेज किया गया। अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से पेशेंट का ये होम आइसोलेशन का पीरियड 7 डेज का कर दिया है। Patient will be discharged and end isolation at least after 7 days from testing positive, या उसको पिछले 3 दिन से सक्सेसिव डे से कोई फीवर नहीं आया है।
मास्क पहनना नहीं छोड़ना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके बाद भी फॉलो करना है। ये क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं कि हमें डिस्चार्ज तो कर दिया है बट हमारा टेस्ट नहीं हुआ, हमारा टेस्ट अभी भी या पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या रीटेस्टिंग की जरूरत है होम आइसोलेशन पीरियड एंड करने से पहले? रीटेस्टिंग की एज पर आईसीएमआर गाइडलाइंस कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उन लोगों को कोई जरूरत है जो कि उस पॉजिटिव पेशेंट के एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं। जिन पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट्स को अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया है, पेशेंट के जिन कॉन्टैक्ट्स को अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया है, उनको टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो होम क्वारंटीन की गाइडलाइंस ही फॉलो करेंगे। बिकॉज ऑफ राइजिंग ट्रेंड इन केसेस एंड इंक्रीज्ड रिस्ट्रिक्शंस, कभी हमारा येलो जोन में था, फिर ऑरेंज में, एम्बर में आया, फिर ऑरेंज में आया, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स रेड जोन, तो उस हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं। तो पब्लिक के माइंड में भी ये फियर आता है, कम्युनिटी में ये फियर आता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण भी, जरा ही पॉजिटिव आया पेशेंट, तो वो सोचता है कि इमीडिएटली हॉस्पिटल बेड अपना रिजर्व कर लो। सेकेंड वेव में प्रॉब्लम आई भी थी, इस समय हमारे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उस फियर को एलिनेट करने के लिए भी होम आइसोलेशन के बारे में सबको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% केसेस घर में ही मैनेज किए जा सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ डॉक्टर। Please circulate this video among your contacts and educate other people also. I'll be posting more such videos of recent guidelines and this precautionary dose in 60+ very soon. Thank you.